नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल फिज़िक्स टूल में स्वागत है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं YouTube चैनल पर ये पसंद आ रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। लेकिन इस बात की भी मैं साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो वीडियो डाले जा रहे हैं उन्हें पूरा देखें, बीच में बंद न करें। शुरुआत से लेकर के लास्ट तक पूरा देखें, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, क्लियर होगा। और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ शेयर करने को बोलें और सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमारा उत्साह इस पर लगातार बना रहे। जिस प्रकार हमारा चैनल आगे शेयर होगा उसी प्रकार से हमारा भी उत्साह लगातार इसमें अनवरत बना रहेगा। और यदि आपको एक चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है तो उसी वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आता है उसको देखिए। आप घर पे हो, कोई जाना नहीं है, कोई वो बात नहीं है, कोई कहीं से कुछ और लाना है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हो। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कल बच्चों अपने पढ़ा था लुईस की अवधारणा के बारे में। अम्ल और क्षार के ऊपर वैज्ञानिक मॉडल लुईस ने जो बताया था उसके बारे में अपने जिक्र कर रहे थे। तो लुईस अवधारणा में जैसे मैं आपको देखो, एक तो इस चीज़ का ये फ़ायदा है कि यदि हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो जो टॉपिक बताया जाता है वो लगातार हम साफ़ करते जाते हैं और उस चीज़ को बता नहीं पाते हैं। ये जो मैं आपके लिए नोट्स क्रिएट कर रहा हूँ, इस पर कोई भी चीज़ अब जैसे अब मैं बता रहा हूँ तो उसको बताने के लिए, दोबारा बताने के लिए वो पेज मैं आपके सामने रख सकता हूँ, तो आपकी वो चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे बताई थी। तो कल हमने देखा था लुईस अवधारणा में, ये पेज मैं रख रहा हूँ आपके सामने। इसमें अम्ल और क्षार से संबंधित लुईस ने जो अवधारणा दी थी उसमें लुईस ने सन 1923 में ये अवधारणा दी थी। और इन्होंने ये बताया कि अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। रिपीट कर देता हूँ ताकि आपकी कड़ी लगातार जुड़ी रहे। अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और वे पदार्थ अम्ल होते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों? अम्ल कहलाते हैं। क्षार बेसेज के बारे में इन्होंने क्या बताया? बेसेज क्षार के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं। ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। त्यागते हैं या दाता होते हैं एक ही बात है, तो वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं। फिर अपने एग्जाम्पल लिया था बच्चों, जो आप देख पा रहे हो नीचे स्क्रीन पर। यहाँ BF3 प्लस ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो ये 2 पॉइंट आप देख रहे हो, बिंदु जो देख रहे हो, बिंदु इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इन्हें। आगे लिखा है NH3। BF3 बच्चों अम्ल है, NH3 क्षार के रूप में है। ये एसिड है, ये बेसेज है। ये रिएक्शंस करके F3B, फिर ये तीर का निशान NH3 बनाते हैं, एरोमार्क जिसे आप बोलते हैं। क्या बनाते हैं? NH3 बनाते हैं। और ये उपसहसंयोजक बंधों से आपस में जुड़े रहते हैं। फिर ये मैंने आपको बताया भी था किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, तो ये इसमें आपने देखा था। और ये जो है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर BF3 पे आ जाते हैं और NH3 मुक्त हो जाते हैं। तो ये परिभाषा की भी यहाँ पालना हो जाती है कि ये तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन युग्म का बच्चों त्याग करते हैं। फिर इसके बाद में आगे अपने ये लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन में कमी वाले यौगिक अम्ल कहलाते हैं, ये भी इन्होंने कहा था। फिर ये किस प्रकार से धनायन अष्टक नियम अपूर्ण वाले इसमें आते हैं, ये इसमें अपने पढ़ा था। अष्टक अपूर्ण वाले कैसे आते हैं, धनायन वाले कौन कौन से हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हमने अध्ययन किया था, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे सामने। फिर इसके बाद में लुईस क्षार के बारे में इन्होंने क्या बताया? ये जो डेफिनेशन अभी तक पढ़ी है ये तो अम्ल के बारे में थी। किसके बारे में थी? अम्ल के बारे में। क्षार के बारे में इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक क्षार का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बाहुल्य होगा, ऐसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा होता है ना, पेयर, उसे युग्म कहते हैं। रखने वाले यौगिक क्षार का कार्य करते हैं। इन्हें लुईस क्षार कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? लुईस क्षार। ये 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन वाले।
तो ये तो ऋणायन हो गया। और ये दूसरा प्रकार ये धनायन वाला, जिसमें बंध निर्माण के बाद शेष रहे इलेक्ट्रॉन युग्म वाले यौगिकों का होता है। फिर ये एग्जाम्पल देखे थे, ये तो धनायन के एग्जाम्पल हैं और ये बच्चों ऋणायन के एग्जाम्पल है। इसके बाद में स्पेशल नोट में ये लिखा था, ये डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले जिन्हें द्विबंध और त्रिबंध कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये इनके उदाहरण लिए थे, CO2 SO2 इत्यादि। फिर ये पहला पॉइंट हो गया स्पेशल नोट का। दूसरे में बताया था कि लुईस अवधारणा में प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार आदि के बारे में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं मिलती है। ये चीज़ इसमें हमने पढ़ी थी। बात आ गई समझ में। अब आज अपने जो अध्ययन करेंगे नए टॉपिक का, उसमें अपने पढ़ेंगे बच्चों अम्ल व क्षार के सामान्य गुणों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्ल व क्षार के सामान्य गुणों के बारे में। अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। अम्ल व क्षार के सामान्य गुण, इनका अध्ययन हम करेंगे। तो अब हम आज अपने अध्ययन करेंगे अम्ल व क्षार के सामान्य गुणों का। ये आप देख पा रहे हो, अम्ल व क्षार के सामान्य गुणों का भी आज अपने अध्ययन करेंगे। इसमें देखो बच्चों, सामान्य गुणों में कुछ एक इसके पॉइंट तो वही हैं जो अपने पढ़ के आ चुके हैं, कुछ एक पॉइंट इसमें नए आएंगे। इसके अलावा जो अपने अध्ययन करेंगे उनका वो इसमें आएंगे। जैसे पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है, ये पढ़ चुके हैं अपने, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। ये सामान्य गुण है इसका। ये वैसे अपने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा और अलग से अपने देख रहे हैं कि विशेष पॉइंट कौन कौन से। दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, अम्ल और क्षार का और बता देता हूँ, पहले इसका और बता देता हूँ। दूसरा इसी का, क्षार क्या करता है? क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है बताओ? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नीला कर देता है। लिटमस पत्र लेबोरेटरीज में काम आते हैं, प्रयोगशाला में। ये हो गया एक, तो ये पॉइंट हो गया इसका। ये वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन आज अपने जो नए इसमें पॉइंट आएंगे वो अभिक्रियाओं से संबंधित आएंगे। यानी अभिक्रिया जो रिएक्शंस हैं उन पर कुछ एक पॉइंट आएंगे। ये दो पॉइंट तो वही रहेंगे सेम। उसके बाद में दूसरा बताओ क्या है जो आप पढ़ चुके हो? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? मेरे साथ साथ बोलते जाओ। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं बताओ? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, खट्टे होते हैं। जबकि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं बताओ? कड़वे। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कड़वे का मतलब यहाँ खारे से नहीं है, बिल्कुल खारा भी नहीं है, मतलब जिनका कोई स्वाद नहीं हो, विशेष प्रकार का स्वाद नहीं हो, उससे कड़वे में यहाँ शामिल किया गया है। और ऐसी बात नहीं कि खारा होता है, ज़्यादा खारा होता है, मतलब कोई विशेष प्रकार का स्वाद इसका होता नहीं, इसलिए इसको कड़वे में रखा गया है। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अब तीसरा देखो बच्चों, तीसरा पॉइंट देखो, ये वैसे मतलब रिएक्शंस बेस है, अभिक्रिया पर आधारित है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातु के साथ
अभिक्रिया करके, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं? लवण प्लस हाइड्रोजन। H2 बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोजन गैस देते हैं। इस चैप्टर में देखो बच्चों 3 चीज़ों का विशेष अध्ययन है। अपने जैसे पाठ का नाम ही है अम्ल, क्षार और लवण, तो 2 का तो अपने पढ़ ही रहे हैं, और ये तीसरा है लवण। तीसरा क्या है? लवण, जिसे इंग्लिश में अपने साल्ट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्ट। तो ये इस चीज़ को बताता है। तो अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल प्लस धातु यानी ये दोनों जुड़ करके अभिक्रिया करके रिएक्शन स्थिर का लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब देखो बच्चों इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपने, कैसे देते हैं, उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं बच्चों कोई अम्ल लेता हूँ, अम्ल ले लेता हूँ, मान लो उदाहरण के तौर पर, जैसे आपको याद होगा अपने अम्ल में मैंने बताया था आपको, तो सबसे जिसकी अधिक क्रियाशीलता होती है उसको लिया था H2SO4 को, याद है क्या? H2SO4 को जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, तो मैं वही ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल H2SO4 ले लिया। इसमें मैं एक धातु ले लेता हूँ Zn, जिंक। क्या ले लिया? Zn। रिएक्शन से जब करवाई जाती है बच्चों, अभिक्रिया करवाई जाती है H2SO4 की Zn के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो ये क्या बना देता है? Zn यहाँ से प्रतिस्थापित होकर यहाँ आ जाता है, किसके साथ? SO4 के साथ, और H2 को यहाँ से यहाँ पर भेज देता है। तो ये तो बन गया बच्चों ZnSO4। ये क्या बन गया? ZnSO4, जिंक सल्फेट बन गया ये, प्लस H2 अलग हो गया। H2 क्या हो गया? अलग हो गया। बात आ गई होगी समझ में? देखो दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान देना। H2SO4 Zn के साथ अभिक्रिया करता है, तो Zn तो यहाँ आ जाता है, और ये विस्तार से पढ़ेंगे अपने आगे, इसमें शायद 7वें चैप्टर में है या 6ठे में है, ऐसे कुछ पाठ में है, उसमें वहाँ पढ़ेंगे कि ये कैसे यहाँ क्यों आया, क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता का एक क्रम होता है। तो ये अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को अपने साथ वाले से विस्थापित कर देते हैं, और अधिक अभिक्रियाशील तत्व वहाँ पर आ जाते हैं और कम क्रियाशील तत्वों को वहाँ से निकाल देते हैं। तो ये Zn यहाँ आ जाता है, Zn यहाँ पर आ गया H2 के स्थान पर। एकदम ईजी है, बात आ रही है उसमें में। और ये यहाँ से निकल गया, तो H2 यहाँ से तो यहाँ चला जाएगा। अब देखो Zn यहाँ आया तो पहले H2SO4 था, तो अब बन गया ZnSO4। क्या बन गया? नया जो तत्व बना है वो ZnSO4 बन गया। H2 अलग हो गया बच्चों, H2 क्या हो गया? अलग हो गया। जो हाइड्रोजन गैस है, H2 क्या है? ये गैस है, ये गैस के रूप में अलग हो गया। तो ये हो गया तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये हो गया। तो अम्ल और क्षार के सामान्य गुण ये हो गए। अब देखो और भी है इसमें, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन बनता है, पहले मैं वो बता देता हूँ कि एक प्रश्न बनता है, मेरे ध्यान में आ गया, मैं बता देता हूँ ये जो पॉइंट बताया इसके बाद में, कि जो अपने ये आपने देखा होगा कि खट्टे जो पदार्थ होते हैं ना उनको धातु के बर्तन में नहीं रखते अपने। खट्टे पदार्थ होते हैं ना उनको धातु के, जैसे तांबे में रख दिया, कोई खट्टी चीज़ को तांबे में रख दिया तो उसका काट है वो उतर करके उसके अंदर चला जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो वो खट्टे पदार्थ होते हैं वो धातु के बर्तन में, चाहे कोई धातु का बर्तन हो, तांबे से नहीं और भी कोई धातु, जैसे कोई किसी प्रकार का धातु उसमें अपने रखते हैं। तो उसका क्या कारण होता है? तो प्रश्न क्या बनता है कि क्या कारण है कि खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता? खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता? क्यों नहीं रखा जाता है? तो इसका आंसर देखो बच्चों क्या होगा। प्रश्न तो आगे बात समझ में कि खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता, ये इसी पर आधारित है, ये चीज़ इसी पर आधारित है। तो इसका जो बताओ क्या होना चाहिए, इसका उत्तर क्या होना चाहिए जो आप बता सकते हो इस चीज़ को देखकर? ऊपर पढ़ा है, सीधी सी बात है कि देखो धातु तो जैसे मैंने यहाँ लिया है जिंक,
क्या हो गया, जिंक धातु है। ये Zn क्या चीज़ है, Zn क्या चीज़ है बताओ, धातु है। H2SO4 क्या है, अम्ल है। H2SO4 क्या है, अम्ल है। ऊपर भी लिखा है देखो, रिएक्शन में अम्ल प्लस धातु, ये अम्ल है, ये क्या है, धातु। फिर ये बना है, ये क्या है, लवण। मैं यहाँ लिखना भूल गया था, अब लिख देता हूँ, वैसे लिखा पड़ा है ऊपर, अम्ल प्लस धातु लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन इसमें नीचे भी लिख सकते हैं। H2SO4 क्या है, अम्ल है। Zn क्या है, धातु है। बनने वाला प्रोडक्ट, उत्पाद क्या है, लवण है। और प्लस में क्या दी इसने, H2 गैस। ये तो लिख दिया मैंने ऊपर, पहले ही लिख दिया था, H2 क्या दी है, गैस। तो ये इसी रिएक्शंस पर ये क्वेश्चन आधारित है, तब मैंने इसको यहाँ मेरे ध्यान में आ गई बात, तो बता देते हैं आपको। तो खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, तो खट्टे पदार्थ यानी अम्ल, अम्ल खट्टा होता है। धातु के बर्तन, देखो यही बन रहा है क्वेश्चन, अम्ल प्लस धातु रखेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा। और ये एक प्रकार से लवण जो बनता है ना, ये एक प्रकार से ये मानो आप कि इससे बनने वाला जो लवण है वो विषैला हो जाता है। ये आपस में क्रिया करके क्या कैसा हो जाता है, एक प्रकार से जहर ही बना देता है, ये जहरीला काम करता है, इसलिए इनको नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कि अम्ल की अभिक्रिया धातुओं के साथ जब करवाई जाती है तो लवण व हाइड्रोजन गैस बनते हैं। अम्ल की जो अभिक्रिया है वो धातुओं के साथ करवाई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ये तो आप ऊपर देख ही रहे हो, देखो बहुत ईजी चीज़ है, आप समझोगे तो बहुत आसान है। ऊपर लिखा पड़ा है, इसी चीज़ को बता रहा हूँ मैं, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ये जो अभिक्रिया बनवाई ना आपके सामने, इसी से क्वेश्चन बन रहा है कि अम्ल जब धातु से क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। यही कारण है कि खट्टे पदार्थों के धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता, ये तो देखो मेन रीज़न तो जो है वो तो मैंने बता ही दिया आपको कि अभिक्रिया यही इसका मेन रीज़न है। इसमें और अपने क्या लिख सकते हैं, इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं जो कि धातु से क्रिया करके विषैला लवण बना देते हैं और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अब जहर तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होता है, विषैला हो गया यानी जहरीला हो गया तो स्वास्थ्य को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा ना। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, ये तो ऊपर है ही कि अम्ल धातु से क्रिया करके, यानी अम्ल प्लस धातु, आप इसको लिखने में पूरा लिख दोगे, मैं तो वैसे नॉर्मल बता रहा हूँ। इसमें अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण और H2 क्या बनाते हैं, गैस बनाते हैं। इसको आप वैसे लिख दोगे लैंग्वेज में, मैंने एज ए रिएक्शन के तौर पे लिख दिया जैसे ऊपर लिखा पड़ा है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये तो हो गया। और यही कारण है कि खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता क्योंकि खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। तो आप साथ में और लिख दोगे क्योंकि खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। खट्टे पदार्थ कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अम्लीय होते हैं जो धातु से क्रिया करके विषैला लवण बनाते हैं, जो धातु से क्रिया करके आपस में धातु से क्रिया करके क्या बना देते हैं, क्रिया करके एक विषैला लवण बनाते हैं। विषैला लवण बनाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। आगे बात सुनिए, तो ये इसका आंसर हो गया, जो स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन इस पर क्रिएट हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। बात आगे सुनो। अब देखो एक तो वो रीजन हो गया जो ऊपर, मतलब देखो अम्ल और क्षार के सामान्य गुण पढ़ते आ रहे हैं। पहला नॉर्मल हो गया, दूसरा भी हो गया जो ऊपर मैंने लिखा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो अपने पढ़ चुके हैं। तीसरा रिएक्शंस का है, ये इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से इस पर प्रश्न भी बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर क्वेश्चन भी बन रहा है कि ये क्यों नहीं रखा जाता है। वैसे ये इसका आंसर अभिक्रिया के ऊपर ही आधारित है। अभिक्रिया आपको आ गई तो इसका उत्तर आसानी से आ जाएगा। अभिक्रिया समझ में आ गई तो इसका उत्तर आप आसानी से हल कर सकते हो। अब देखो, अब एक बात और लेते हैं कि ये तो जो अपने किया, ये तो जो यहाँ पर आया है वो तो अम्ल का हो गया। और अब अपने क्षार के बारे में जिक्र करते हैं कि क्षार का भी अगर ये ऐसा कुछ काम अभिक्रिया के तौर पर करवाया जाता है तो क्या प्रभाव आता है। तो
अगला चौथा पॉइंट में लिखता हूँ, उसमें लिखता हूँ कि यदि क्षारों की अभिक्रिया धातुओं के साथ करवाई जाती है, क्षारों की अभिक्रिया बेसेस जो हैं उनकी अभिक्रिया धातुओं के साथ करवाई जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो धातुओं के साथ करवाई जाती है तो वो भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही देते हैं। क्या देते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। तो क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है, क्षार प्लस धातु, तो क्या बनेगा? लवण। क्षार की अभिक्रिया धातुओं के साथ करवाई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। धातु क्षार के साथ भी यही होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, अर्थात H2 का। इसका निर्माण होता है, H2 का निर्माण होता है। बात आ गई समझ में? अब देखो इसको रिएक्शंस के तौर पर देखते हैं, अपने उदाहरण के तौर पे देखते हैं। ये भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उदाहरण के तौर पे देखते हैं अपने। और ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऊपर वाली मैंने आपको बताया था, दोनों ही अच्छे पॉइंट हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो 2NaOH प्लस Zn। अब NaOH आपको पता है, पढ़ चुके हो आप, यदि याद है तो, और याद नहीं किया, वीडियो नहीं देखा तो हो सकता है आपको ध्यान में नहीं हो। NaOH क्या होता है बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कितने अणु लिए हैं मैंने इसके? 2। कितने लिए हैं? 2। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? क्षार हो गया। क्या हो गया? क्षार। Zn क्या है? धातु। Zn क्या है? ऊपर भी लिया है, देखो Zn वो ऊपर रिएक्शंस में है ना, Zn क्या है? वहाँ पर भी ये रहा, देखो ये रहा Zn, धातु। यहाँ Zn क्या है? धातु। इनकी जब आपस में रिएक्शंस करवाई जाती है तो जैसे यहाँ आपने पढ़ा है उसी प्रकार से ये देंगे, लवण देगा पहले। तो क्या देगा? लवण। तो Na2ZnO2 ये देगा, प्लस में H2, प्लस में क्या देगा? H2। ये जो इसने सूत्र दिया है इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट किसके रूप में है बच्चों? ये लवण के रूप में। किसके रूप में है? लवण के रूप में। और ये H2 किसके रूप में है? गैसीय कंडीशन में। ये कौन सी कंडीशन में है? कौन सी अवस्था में है? गैसीय कंडीशन में। Na2ZnO2 ये तो सोडियम जिंकेट हो गया, और ये कौन सी कंडीशन में हो गई? गैसीय कंडीशन में। कैसे बना देखो, थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ इसके 2 अणु हैं। अब मैंने आपको बताया था, क्लासेज में बताया था कि यहाँ Na के 2 अणु हैं, प्लस NaOH प्लस Zn। NaOH प्लस यहाँ है, पहले नहीं है, NaOH प्लस Zn। तो NaOH के 2 अणु और Zn का 1 अणु है। तो देखो मैं जब रिएक्शंस करता हूँ तो यहाँ मैंने लिखा है Na2 यानी सोडियम के 2 अणु हो गए, और Zn का 1 अणु है तो Zn का 1 अणु हो गया। यानी ये जो यहाँ पैर में 2 लिखा है वो सोडियम के साथ काम कर रहा है सिर्फ, और Zn का 1 अणु है, क्योंकि ये संख्या यहीं तक काम करी है, इसके साथ कोई और संख्या है नहीं। अभिक्रिया को जो संतुलित करते हैं ना, अभिक्रिया जब बनाते हैं, अभिक्रिया संतुलित करते हैं, उस टाइम की ये बातें हैं। अभी आपके आएगी आगे अभिक्रिया संतुलित करना कैसे क्या आता है उसमें। तो ये Zn हो गया, और O2 जो है 9th क्लास में आ चुकी है, वैसे आपको याद भी होना चाहिए। ZnO2 यानी O के कितने अणु हैं? देखो O यहाँ लिखा है, यहाँ देखो रिएक्शंस में यहाँ O लिखा है, पहले क्या लिखा है? 2। यानी सोडियम के 2, O के भी 2 अणु, और H के भी कितने? 2 अणु। Zn का 1 है तो सोडियम के 2 हो गए, Zn का 1 है तो 1 हो गया, O के कितने हैं? 2 हो गए। अब यहाँ देखो ये O2 आ गया ना, 2 हो गया। अब H के कितने हुए? 2 लिखा है तो H भी कितने हुए? हाइड्रोजन के कितने हुए? 2। तो यहाँ ये जो है ना H, ये अलग हो गया यहाँ से, ये H बच्चों यहाँ से अलग टूट गया, और ये अलग यहाँ से निकल गया, यहाँ आके ये जुड़ गया। अणु 2 थे तो ये H2 यानी H2 गैस बना दी। ये इसका समीकरण हो गया। आगे बात सुन में। अब देखो एक तो ये हो गया। अब अगला पॉइंट देखो कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं ना, धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया अम्लों के साथ यदि करवा दी जाए, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्लों के साथ करवा दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि अम्लों के साथ करवा दी जाए तो मैं लिखता हूँ धातु ऑक्साइड प्लस, अब किसके साथ करवानी है बताओ, अम्लों के साथ। अभी मैं बोल के गया हूँ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी जाए, अम्लों के साथ। तो धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल एसिड इसके साथ करवा दें तो क्या होगा, इसमें भी बच्चों ध्यान रखना लवण और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लवण व जल का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है ये, लवण और किसका निर्माण होता है, जल का। ऊपर तो देखो लवण थोड़ा सा चेंज हुआ है, ऊपर वाले में दो जो पॉइंट लिखे हैं ना आपने उसमें तो अलग था और इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। ऊपर वाले में अलग था, इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ है। कैसे कि यहाँ देखो जो पीछे लिखा था, पीछे अपने लिखा था ये तीसरा पॉइंट है, थोड़ा इसको मैं ऊपर खिसकाता हूँ। देखो तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में अम्ल और धातु की अभिक्रिया करवाई जाती है, ये रहा, अम्ल और धातु की अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। फिर अगले में चौथे में लिखा था, चौथे में देखो क्या लिखा था, क्षार और धातु की अभिक्रिया करवाई जाती है, क्षार और धातु की अभिक्रिया आपस में करवाई जाती है तो क्या देते हैं बताओ, ये लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन इसमें अलग क्या है कि धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है तो यहाँ परिवर्तन आ रहा है। भाई ये तो अम्ल तो चल ही रहा है, इसमें अम्ल था, इसमें क्षार था, इसमें फिर ऊपर अम्ल था, इसमें भी धातु था, इसमें भी धातु था, इसमें भी धातु, ये धातु भी चलता आ रहा है लगातार। ये लवण था, यहाँ पर ऊपर भी लवण था और उससे पहले वाले में भी लवण था। ये देखो तीसरे में भी क्या था, लवण। लेकिन परिवर्तन ये हुआ कि यहाँ तो हाइड्रोजन आ रही है दोनों में, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, अब क्यों आ रहा है, जल आ रहा है, पानी निकलता है। क्या निकलता है, पानी, जल का सूत्र बनता है। तो देखो उदाहरण लेते हैं कि धातु ऑक्साइड लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेता हूँ इसका। रिएक्शंस वाली चीज़ वैसे बड़ी आसान है, यदि ढंग से कवर करोगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। मेन बात है आपके समझने पर, आप समझते किस प्रकार से उसको। तो एग्जांपल देखो, CuO प्लस 2HCl, CuO प्लस 2HCl, जो जितनी चीज़ करवाई जाती है ना उतनी चीज़ आपको कवर हो जानी चाहिए अच्छे ढंग से, उसमें कहीं नंबर कटने के चांसेस नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से ढंग से उसको तैयार करो, पढ़ाई करो और एक बार नई वीडियो को बार बार देखते रहो, भूल न जाओ कि जैसे पीछे क्या पढ़ा था। जैसे ही आप मतलब फ्री रहते हो, फ्री टाइम रहते हो, उस वीडियो को, पीछे वाली वीडियो को देखो, आप पहले को देख लो, दूसरे को देख लो, इसी चैप्टर के जो चल रहा है, और इससे पहले वाले को देख लो। ऐसे नहीं कि फ्री हो गए तो अब कोई फिलहाल काम तो है नहीं लॉकडाउन के तहत, आप फ्री हो घर पे आसानी से देख सकते हो। हाँ, स्कूल जाना रहता है और रहता है तब तो काम रहता है। तो यहाँ देखो CuO 2HCl ये अभिक्रिया करवा दी तो ये क्या बन रहा है, CuCl2 प्लस H2O। अब क्यों जल बन रहा है, क्या बन रहा है, जल। तो CuO ये धातु ऑक्साइड है, CuO क्या है, धातु ऑक्साइड है। तो ये होगी। अब देखो बच्चों, इसमें ये जो Cu है, ये CuCl2 जो बनता है ना प्रोडक्ट, ये चमकीले भूरे कलर का सॉलिड होता है, लैब के अंदर पाया जाता है। ये लेबोरेटरीज में सारे तत्व मिल जाते हैं आसानी से, रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की जो लैब है ना उसमें सारे मिल जाते हैं। ये CuCl2 ये चमकीले भूरे रंग का एक सॉलिड होता है और इसका नाम होता है कॉपर क्लोराइड। नाम क्या होता है इसका, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। ये H2O है, ये तो आप जानते ही हो, जल का सूत्र है, पानी का, ठीक है। ये कॉपर क्लोराइड हो गया। और ये जो है ये धातु ऑक्साइड है जिसे क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। बड़ी आसान चीज़ है, बहुत ही सरल चीज़ है। HCl है, ये अम्ल है बच्चों। HCl क्या चीज़ है, इसका नाम तो आप जानते हो, बताओ क्या होगा, ये तो अम्ल के रूप में है। नाम क्या है HCl का, HCl का नाम क्या होगा बताओ, याद है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का नाम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या नाम नहीं लिख रहा मैं, सीधा ही लिख रहा हूँ, वैसे ये तो नाम जानते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये देखो धातु ऑक्साइड है, ये CuO है ना, ये धातु ऑक्साइड के रूप में काम आ रहा है। अब देखो कैसे ये मतलब रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है कि यहाँ से देखो बच्चों, ये जो Cl है ना, यहाँ ये Cl है, ये Cl यहाँ से उठ कर के यहाँ आ जाता है। ये कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है ये Cl, सिर्फ Cl। तो Cl HCl के 2 अणु हैं, तो Cl के भी 2 हो गए। तो देखो ये CuCl2 हो गया, यहाँ क्या हो गया? CuCl2 बना दिया इसने। यहाँ O बच गया, यहाँ क्या बच गया? O। और वो जो O है ना, वो यहाँ आ गया, वो जो O बचा ना अकेला, वो यहाँ आ गया। अब H कितने बचे इसमें? H कितने बचे बताओ? 2। H कितने बचे? 2। तो ये H दोनों के दोनों यहाँ आ गए और ये आपस में पूरा मिल करके इसने किसका सूत्र बना दिया? जल का सूत्र बना दिया बच्चों। किसका सूत्र बना दिया? जल का। अब इन सब के तो एक एक ही अणु हैं, लेकिन यहाँ HCl के 2 अणु हैं। ये मैंने आपको बताया होगा पहले भी, वैसे 9th क्लास में है भी है क्लास में, कि 2 जो पहले संख्या लगी होती है वो तब तक काम करती है, यहाँ तक काम करेगी। कहाँ तक काम करेगी? यहाँ तक काम करेगी। तब तक काम करती है जब तक बीच में कोई प्लस का चिन्ह नहीं आ जाता। किसका चिन्ह नहीं आ जाता? प्लस का। और पैर में जो संख्या लिखी होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ काम करती है जिसके पैर में लिखी होती है। तो यहाँ कोई प्लस का चिन्ह नहीं है अभी तक, तो ये 2HCl यानी HCl के 2 अणु हो गए। तो Cl उठकर यहाँ आ गया, 2 अणु है तो ये CuCl2 बना दिया। देखो पैर में 2 लिखा है Cl के, यानी Cl के कितने अणु हैं? 2। अब O यहाँ अकेला बच गया, H भी 2 है तो ये H2O जल बना दिया। तो ये रिएक्शंस इसमें बच्चों सामने आती है। बात आ गई समझ में आ रहा होगा? हाँ, ढंग से देखोगे, समझते जाओगे तो समझ में आएगा आसानी से। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी आसान चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आगे बात करते हैं अपने कि धातु ऑक्साइड की जो बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना कि इनकी जो प्रकृति होती है ना, धातु ऑक्साइड की प्रकृति वो कैसी होती है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बताओ? धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। यानी धातु ऑक्साइड की जो मतलब इनका जो व्यवहार होता है, व्यवहार दर्शाते हैं, ये किस प्रकार का दर्शाते हैं? बेसेज की तरह दर्शाते हैं। किसकी तरह दर्शाते हैं? बेस की तरह। तो क्षारीय प्रकृति होती है धातु ऑक्साइड की। तो धातु ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति होती है। जिस प्रकार अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं ना, जिस प्रकार अम्ल व क्षार मिलकर के लवण व जल बनाते हैं, जैसे ये बना रहा है, अम्ल मिलकर के लवण और जल बना रहा है, और क्षार भी क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। जैसे अलग अलग मिलकर के, क्योंकि क्षारीय प्रकृति है इसकी, तो ये तो लवण हो गया और ये क्या हो गया? जल हो गया। ये क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये लवण और जल बना रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से धातु ऑक्साइड भी अम्ल के साथ क्रिया करके, धातु ऑक्साइड है ना, ये जो अपने देख रहे हैं धातु ऑक्साइड ही है, ठीक उसी प्रकार धातु ऑक्साइड भी अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। बात आ गई समझ में? रिपीट कर रहा हूँ कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। धातु ऑक्साइड की प्रकृति यहाँ लिख देता हूँ, कैसी होती है? क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ये मैं इसके लिए नहीं लिखा, आपको याद रखने के लिए लिखा है। धातु ऑक्साइड लिखा है ना ऊपर नाम यहाँ, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? धातु ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति की होती है। तो ये कह रहा है कि जिस प्रकार अम्ल व क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं ना, अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाते हैं, तो देखो यहाँ ये रहा, इनकी प्रकृति क्षारीय हुई। ध्यान देना आप कैसे। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय हुई, तो क्षारीय ये क्षार हो गई, ये अम्ल हो गए। तो क्षार और अम्ल मिलके, ऊपर देखो 5 नंबर में क्षार और अम्ल मिलकर के क्या कंप्लीट कर रहे हैं? लवण और जल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लवण और जल बना रहे हैं। उसी प्रकार धातु ऑक्साइड है ना, वो अम्ल के साथ क्रिया करके भी लवण और जल बनाते हैं। उसी प्रकार धातु ऑक्साइड भी अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। यानी ये दोनों बात 5वें पॉइंट पर ही आधारित है। ये दोनों बात कौन से पॉइंट पर आधारित है? 5वें पॉइंट पर ही आधारित है। लवण और जल बनाते हैं। तो इसका मतलब धातु ऑक्साइड क्षार की भांति कार्य करते हैं। धातु ऑक्साइड किसकी भांति कार्य करते हैं? क्षार की भांति। मैं लिख देता हूँ यहाँ, मतलब इसका सार क्या निकला? अर्थात धातु ऑक्साइड, अर्थात धातु ऑक्साइड किसकी भांति कार्य करते हैं? क्षार, बेस की भांति, बेसेज की तरह कार्य करते हैं बच्चों। किसकी तरह कार्य करते हैं?
बात आ रही होगी समझ में आपको, की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अगले पॉइंट में देखो छठा पॉइंट, छठे पॉइंट में देखो कि अधातु ऑक्साइड, ये तो थे धातु ऑक्साइड, अब ऐसे लेते हैं जिनमें धातु न हो, ऑक्साइड हो लेकिन अधातु हो। अधातु ऑक्साइड जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं उसका देखते हैं। तो अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड किसके साथ बताओ, अभी बताया मैंने, नाम बोला है क्षार के साथ। किसके साथ है? क्षार के साथ। ऊपर देखो, ऊपर पढ़ा था 5वें पॉइंट में धातु ऑक्साइड का, तो पढ़ा था अम्ल के साथ, वो तो थे धातु। अब की बार मैं ले रहा हूँ अधातु, अब की बार क्या ले रहा हूँ, उल्टा है इसका, वहाँ धातु यहाँ अधातु, यहाँ अम्ल यहाँ क्षार, यहाँ अम्ल यहाँ क्या ले रहा हूँ, क्षार। मतलब कंपैरिजन में चलता जा रहा है। अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण व जल बनाते हैं। मतलब ऊपर भी वो लवण और जल बना रहे थे, 5 नंबर में भी देखो लवण और जल बना रहे थे, यहाँ पर भी ये क्या बनाते हैं, लवण व जल का ही निर्माण करते हैं। बात आ गई समझ में। अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके या क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, अभी देखो उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखो कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगी, CO2 क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस CaOH की होल ट्वाइस, CaOH की होल ट्वाइस इसकी क्रिया करवाई जाती है। तो ये CaCO3 प्लस H2O प्लस क्या बनाता है, H2O। ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस, ये तो ये अधातु ऑक्साइड हो गया। ये क्या हो गया, अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड हो गया। ये क्या है, ये कैल्शियम, Ca कैल्शियम होता है और ये हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, तो ये हो गया कैल्शियम में हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम में हाइड्रोक्साइड। अब बना क्या दिया इसने, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। बड़ी आसान चीज़ है। और यहाँ बन गया जल, यहाँ क्या बन गया, जल बन गया। अब देखो रिएक्शन समझ में आ गई होगी। यहाँ Ca है, कैल्शियम है ना, यहाँ क्या है, Ca, यहाँ Ca है, ये रहा। और तो यहाँ ये Ca और यहाँ देखो CO2 है, तो यहाँ से एक O निकल करके यहाँ आ गया, एक O। यहाँ OH की होल ट्वाइस है ना, यानी 2 हैं, O के भी 2 अणु हैं, H के भी 2 है, एक O आ गया निकल के यहाँ, तो ये हो गया CO2 है, एक और होती CO3 हो गया। तो देखो CaCO3, बात आ गई समझ में, CaCO3। अब यहाँ एक O बच गया और 2 H बच गए, H तो 2 बच गए और O 1 बच गया, तो ये बना दिया H2O। क्या बना दिया बच्चों, H2O, जल का सूत्र बन गया। बात आ गई समझ में, किसका सूत्र बन गया, जल का। ये हो गया छठा पॉइंट, ये हो गया, ठीक है ना। बात आ रही होगी समझ में आपको। अब देखो एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति बच्चों अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। 7वां पॉइंट देखो, 7वां पॉइंट देखो, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के
होते हैं। अधातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। क्या कारण है इसका? क्योंकि जिस प्रकार अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। 5 नंबर पॉइंट में देख लो, 5 में देख लो, ये रहा। क्योंकि इसको धातु ऑक्साइड को क्षारीय माना है ना, तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? लवण और जल बनाते हैं। उसी प्रकार मतलब जैसे ये करते हैं उसी प्रकार अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उसी प्रकार अधात्विक ऑक्साइड है ना, ये देखो छठे पॉइंट में, अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। मतलब ये 7वां पॉइंट 5वें और 6ठे पॉइंट का कंबाइन है, 5वें और 6ठे पॉइंट का मिश्रित रूप है, मिला हुआ रूप है 7वां पॉइंट। जैसे क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, कोई नई चीज़ नहीं, ऊपर लिखा पड़ा है देखो, क्षार और अम्ल अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। अतः अधात्विक जो ऑक्साइड है ना, अधात्विक ऑक्साइड अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं। अधात्विक ऑक्साइड है वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि 5वां 6ठा पॉइंट कंबाइन हुआ, तो देखो क्या हुआ, कॉमन क्या रहा है? यहाँ क्षार है, यहाँ भी क्या है? क्षार है, यहाँ क्या है? अम्ल है। तो मतलब क्षार अम्ल के साथ कर रहा था अभिक्रिया ऊपर, तो लवण जल बना था। देखो ध्यान देना, क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो लवण और जल बना रहा था। तो यहाँ क्षार लवण और जल बना रहा है, लेकिन किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अम्ल के साथ करेगा तभी तो बनाएगा ना। मतलब ऊपर देखो, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय बताई है अपने, तो धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं। तो ये क्षारीय प्रकृति के जो ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ क्षार तो है, ये रहा, इसके स्थान पर ये क्षार तो हो गया, यहाँ से क्षार तो हो गया। तो ये क्षार लवण और जल तो बना रहा है, लेकिन किसके साथ अभिक्रिया होगी तब बनाएगा? अम्ल के साथ। किसके साथ? अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी। तो ये अधातु ऑक्साइड है वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अधातु ऑक्साइड अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ? अतः अधात्विक ऑक्साइड अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं। अम्लों की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, बड़े आसान पॉइंट है, बस थोड़ा सा ध्यान आपको केंद्रित रखना है, जो चीज़ बताई है उसको ध्यान रखना है। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखना, थोड़ा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। जब जैसे जितनी बार देखोगे उतनी बार ये चीज़ क्लियर होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट देखो कि अम्ल और क्षार जलीय विलीन में, मतलब इनका जो जलीय विलीन होता है ना, यानी पानी में जब ये मिलाए जाते हैं, जलीय विलीन का मतलब होता है पानी में जब इनको घोला जाता है, तो अम्ल और क्षार जलीय विलीन में, इनके अम्ल और क्षार के जलीय विलीन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और वो आसानी से हो भी जाती है, अम्ल और क्षार के जलीय विलीन में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, मतलब इनमें करंट जो है वो आसानी से फ्लो हो सकता है। तो क्या होगा कि अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि अम्ल और क्षार के विलयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अतः अम्ल और क्षार के विलयनों को विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग ले सकते हैं। मतलब एक नई चीज़ क्या सामने आई, विद्युत अपघट्य के रूप में भी इनको उपयोग किया जा सकता है कि अम्ल हो या क्षार हो, अम्ल हो या क्षार हो, इनका जो जलीय विलयन है ना, अम्ल और क्षार के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है। तो प्रवाहित करते हैं तो ये आसानी से हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये आसानी से प्रवाहित हो जाती है। अम्ल और क्षार के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आसानी से प्रवाहित हो जाती है। कारण क्या है इसका?
क्योंकि ये सुचालक है। कारण क्या है, ये सुचालक है। अब सुचालक बच्चों वो होते हैं जिनमें करंट आसानी से आ जाता है। सुचालक बोल दो या चालक बोल दो, एक ही बात है। और कुचालक वो होते हैं जिनमें आसानी से करंट नहीं आता। ठीक है, एक तो सुचालक होता है, एक कुचालक होता है, एक अर्धचालक होता है। अर्धचालक इनके बीच की कंडीशन का होता है, यानी आधा चालक और आधा कुचालक, यानी करंट। और इसमें कुछ एक अलग जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम, अलग अलग धातु वो आते हैं, तो सुचालक में आसानी से करंट का फ्लो हो जाता है, करंट प्रवाहित हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अतः अम्ल व क्षार के विलयनों को विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो अम्ल और क्षार के जो जलीय विलयन है ना, अतः अम्ल व क्षार के विलयनों को यानी जो ये गोल बना है ना, इसका विद्युत अपघट्य के रूप में काम में ले सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं की बात है। काम में ले सकते हैं, उपयोग भी लिख सकते हैं, उपयोग या काम में ले सकते हैं, एक ही बात है। आगे बात सुनिए। अब देखो, और एक विशेष बात ये भी है कि सभी अम्ल जो है ना, सभी अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके अपने गुण खो देते हैं। सभी अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं ना, तो ये अपने गुण भी खो जाते हैं। तो ये भी एक विशेष बात है कि सारे अम्ल जो क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये आपस में इनकी रिएक्ट करवा दी जाती है। अम्ल और क्षारों की तो अपने गुण है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक बरकरार नहीं रख पाते हैं, ये अपने गुण हैं वो खो देते हैं। आगे तो बात समझ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो थोड़ा बड़ा तो हो गया है, बड़ा ज़रूर हो गया, लेकिन ये पॉइंट एक साथ पढ़ने ज़रूरी हैं, क्योंकि एक साथ नहीं पढ़ेंगे फिर आज मैं बता रहा हूँ वो आपको क्लियर नहीं होगा। अभी ये पूरे वीडियो में एक साथ सारे पॉइंट आ गए, तो इसमें जो सारे अम्ल और क्षार के सामान्य गुण है वो सारे आ गए, यानी किस किस प्रकार से ये रासायनिक तौर पर रिएक्ट करते हैं, बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो सारे गुण इसमें आ गए, कैसे 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 ये चीज़ काम में आती है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे और आप खुद भी इसको अच्छे लगन से, मेहनत से और पूरे ईमानदारी से देख रहे होंगे, और अपने दोस्तों को भी ये देखने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे और उन्हें शेयर भी कर रहे होंगे कि आप ये वीडियो देखें। तो आप लगातार ये चीज़ें शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसे हमारी सरकार ने आदेश किए हैं, घरों पर रहकर सुरक्षित रहिए और कहीं बाहर मत जाइए, और पढ़ाई अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से स्टार्ट रखिए। सारे वीडियो देखते रहिए, और सब्जेक्ट्स की भी आपकी जो क्लासें आ रही हैं उन्हें भी आप ध्यान में रखिए, और कल अपने एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।